संसद में सुचारू तरीके से चला प्रश्नकाल। लोकसभा में चुनाव सुधार पर गृह मंत्री देंगे जवाब। जेपी नड्डा राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा कर करेंगे समापन। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव। जन सरोकार के मुद्दे छाए। रांची को संवारने के लिए हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी की आज होगी बैठक। अधिकारियों को सार्थक और प्रभावी कदम उठाने को कहा। लौटेगा रांची का गौरव। और साइबर अपराध पर राज्य में कसता शिकंजा। जामताड़ा और धनबाद से 8 साइबर अपराधी पकड़ाए। मोबाइल समेत कई चीजें जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। दोनों ही सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में चुनाव सुधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। इधर लोकसभा में प्रश्नकाल आज सुचारू तरीके से चला। इधर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा राष्ट्रीय गीत पर चर्चा का समापन करेंगे। उच्च सदन में कल से इस पर विशेष चर्चा शुरू हुई, जिसमें सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। श्री दुबे ने कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग में शीर्ष पर बैठे लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद रेवड़ी बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस को आईना दिखाया। पहला चुनाव कमिश्नर, इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में सत्ता और विपक्ष में आज भी गर्माहट दिख रही है। विकास और लोकहित की गूंज भी सदन में खूब सुनाई पड़ रही है। सरकार का जवाब आया है, मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। मेरा प्रश्न है, जिन लाभुकों को अब आवास स्वीकृत हुआ है उनमें से अधिकांश लोग अपने कच्चे मकान तोड़कर रह रहे हैं, बना रहे हैं। अब जिनका घर अधूरा है वे लोग पिछले 1.5 वर्षों से सड़क पर है, इधर उधर भटक रहे हैं, टेंट पर रहने के लिए मजबूर है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि निरंतर नियमानुसार भुगतान हो रहा है। यह तो कब तक चलेगा? लक्ष्य 2024-25 का है और 2025-26 का खत्म होने वाला है। कब पूरा होगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदस्य को ही नहीं पूरे सदन को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-24, 24-25 में कुल 6.5 लाख आवास योजनाओं के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 6,33,094 आवास योजनाओं को स्वीकृत किया गया। अबुआ आवास योजनाओं को इस योजना अंतर्गत अब तक 4,92,464 लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि, 4,14,444 लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि तथा 2,46,358 लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि निर्गत की गई। अब तक कुल 1,64,154 लाभुकों के आवास को पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में अबुआ आवास योजना के लिए योजना अंतर्गत कुल 3,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। उपबंधित राशि में कोषागार से नियमित निकासी कर अब तक 1,200 करोड़ रुपया अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों को
उपलब्ध कराया गया है। विधानसभा के अंदर जहां ठंड के मौसम में पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच गर्माहट दिखी, वहीं बाहर भी हलचल तेज रही। विभिन्न मुद्दों को लेकर एनडीए ने प्रदर्शन किया, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने पलटवार किया। राज्य में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब का मामला गर्माता जा रहा है। जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने राज्य सरकार पर इस मुद्दे पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कल विधानसभा में मामले को उठाते हुए आरोप लगाया कि एक ओर जहां सत्ता शीर्ष में बैठे लोग ऐशो आराम को तरजीह दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शर्म और दुर्भाग्य की बात है राज्य के युवा स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान हैं। जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया। आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह भी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने खतियान आधारित स्थानीयता मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विषय पर हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी और मूलवासियों को छल रही है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि 6 वर्षों के बाद भी मौजूदा सरकार स्थानीय नियोजन नीति क्यों नहीं ला सकी। आज तक न तो कट ऑफ डेट घोषित हुई है और न ही खतियान आधारित नीति ही बन पाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को भ्रमित का खेल अब खुलकर सामने आ चुका है। इस बीच झामुमो ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जनता को भाजपा गुमराह कर रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्यहित में ठोस और संवेदनशील कदम उठा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा ने अपने शासनकाल के दौरान खतियान आधारित स्थानीय नीति पर क्या काम किया। श्री पांडे ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के हितों की रक्षा और उन्हें रोजगार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने धनबाद स्थित IIT ISM में छात्रों के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। उन्होंने कल संस्थान के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। धनबाद IIT ISM के शताब्दी समारोह को कल संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं को सफलता का मंत्र दिया। is not just an opportunity to reflect where you have come from. It is also a moment to define where you must go and chart the future that must be created. श्री अडानी ने छात्रों के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर साल तीसरे वर्ष के 50 छात्रों को पेड इंटर्नशिप दी जाएगी। संस्थान में अडानी समूह 3S माइनिंग सेंटर भी खोलेगा। वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए श्री अडानी ने कहा कि भारत को विकास का अपना मॉडल खुद तैयार करना होगा। अगर भारत को अपनी तकदीर संवारनी है तो उसे अपनी धरती की ताकत को समझना होगा। धनबाद IIT ISM के उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि उद्योगपति गौतम अडानी का संस्थान दौरा सार्थक रहा। जो स्कूल के हमारे छात्र हैं ISM के, उनके बीच हैकाथन करेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनके यहाँ से आएगी। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लोग अच्छा करेंगे, उसका सोल्यूशन अच्छा बताएंगे, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर में उनको फिर से फंडिंग दी जाएगी। तो धनबाद के IIT ISM ने 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के क्रम में देश के नवनिर्माण में महती भूमिका निभाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अडानी समूह के साथ सहयोग तथा समन्वय से संस्थान और तेज गति से देश के विकास में योगदान कर सकेगा। धनबाद से अजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची को संवारने और उसके गौरव को लौटाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी आज बैठक प्रस्तावित है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची की व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि रांची के गौरव को वापस लाने के लिए सभी जिम्मेदारों को एक मंच पर लाना जरूरी है। कोर्ट के निर्देश पर महाधिवक्ता की अध्यक्षता में गठित इस समिति की आज शाम 5 बजे बैठक होगी, जिसमें सभी हितधारकों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने समिति के निर्णयों की जानकारी भी तलब की है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस हर रोज अनिवार्य जनसेवाएं और सबके लिए गरिमा विषय के थीम पर मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने मानवाधिकार दिवस के महत्व को रेखांकित किया। India played an important role in shaping a global framework of human rights. Our freedom fighters envisioned a world rooted in human dignity, equality, and justice. Hansaben Mehta, one of the 15 women members of our Constituent Assembly, was also a member of the group engaged in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. She suggested a foundational change to the draft. She ensured that the rights enshrined in that global charter were expressed not in terms of the rights of men, but in the inclusion and universal expression rights of all human beings. जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरापुर जंगल से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास 9 मोबाइल और 12 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये शातिर अपराधी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। इन लोगों ने सूचना एकत्र भी किया है और इसमें कार्रवाई भी किया है। इन लोगों के द्वारा जो है कार्रवाई करके कुल 5 अपराध कर्मियों को साइबर करते हुए पकड़े हैं, रंगे हाथ पकड़े हैं, जिनके पास से 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं और 12 सिम कार्ड जो है रिकवर हुआ है। यह रेड हीरापुर ग्राम में नारायणपुर एरिया में उत्कर्मित विद्यालय के पास में आकाशिया पेड़ के बीच में ये लोग जो है साइबर अपराध कर रहे थे और इनको रंगे हाथ दबोचा गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। इधर धनबाद में भी पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शहर के विभिन्न हिस्सों में किराए के मकान लेकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 6 सिम कार्ड और 2 बाइक भी बरामद किए हैं। इंफॉर्मेशन के आधार पे एक जगह रेड की। इस घर से इन्होंने साइबर अपराधियों को साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये साइबर अपराधी पुराने कई समय से साइबर अपराध कर रहे थे। इसकी सूचना साइबर थाना को थी और लगातार हमारी टीम इनको छापेमारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन कल इस छापेमारी के क्रम में इन अपराधियों को पकड़ने में धनबाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। व्यक्ति गिरफ्तार हुए उनमें 3 व्यक्ति हैं जो 2 टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1 तोपचाची थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो धनबाद टाउन से हुई है और जो साइबर अपराधी है ये दूसरे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। धनबाद के बरबा अड्डा थाना क्षेत्र में नकाबपोश अपराधियों ने नल और पाइप के कलपुर्जों की भीषण लूट को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पुंडकी स्थित L&T कंपनी के वेयरहाउस में बीती रात धावा बोला और गार्ड को बंधक बनाकर 30 लाख रुपए के पार्ट्स लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने वहां ड्यूटी पर मौजूद 4 गार्डों के साथ पहले मारपीट की और फिर उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना लिया। इसके बाद वेयरहाउस की बाउंड्री वॉल फांदकर करीब 95 बोरी नल के कलपुर्जे लेकर फरार हो गए। ये स्टोर है, पंडुक्की स्टोर के नाम से जाना जाता है और यहीं पे हमारा सारा मटेरियल स्टॉक है। कल रात में हमारा 4 गार्ड नित्य जैसा रहता है उस तरह से 4 गार्ड हमारा कंटिन्यूअस ड्यूटी कर रहा है। रात में अज्ञात कुछ डकैत, चोर नहीं कहेंगे उसको, डकैत कहेंगे, 25 या 30 जैसे भी उतना काउंटिंग में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अप्रोक्स उतने लोग अचानक यहाँ पे अटैक किया, 4 गार्ड को बंधक बनाया और बंधक बना करके हमारा एक नल में यूज आने वाला फेरुल आइटम है जो कि काफ़ी कॉस्टली है, वो हम यहाँ पे स्टोर करके रखे थे। उसका लगभग 95 बैग के आसपास यहाँ से उठा के वो गायब कर लिया है। हम लोग पीछे तो बांध दिया, मार तो पहले तो मारा ही हमें, जितना इतना बड़ा मोटा डंडा 2-3 को मार दिया उसमें मारा है, बहुत मारा है। उसके बाद बहुत मारा सर, बहुत मारा,
माथा में सर हम लोग को सर बांध के उल्टा दिया ना, वहाँ जो ये है ना लाइट है ना, वहाँ हम लोग को बांध के उल्टा दिया ना। उन लोग हमको गर्दन पे जो है चला रहा था, पटक दिया हमको, फिर मुंह से ब्लड आने लगा। केंद्रीय सरना समिति डीलिस्टिंग की मांग को लेकर 12 दिसंबर को रांची में राजभवन के सामने धरना देगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य भर से बड़ी संख्या में आदिवासी और मूलवासी धर्मांतरण के खिलाफ इस दौरान आवाज बुलंद करेंगे। समाज डीलिस्टिंग का हम लोग मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह डीलिस्टिंग की मांग वर्षों पुरानी है। अब यहाँ पर आपको बता देना चाह रहे हैं कि लोग डीलिस्टिंग कह रहा है, तो डीलिस्टिंग है क्या? जो हमारे पुरखा हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था को जो नहीं मान रहे हैं, जो मूल संस्कृति से हट गए हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर जो दूसरे धर्म में चले गए हैं, ऐसे लोगों का डीलिस्टिंग होना हम लोग मांग करते हैं। है कि जो लोग अन्य धर्मों को अपना चुके हैं तो गर्व से उसी धर्म को अपनाएं। घर वापसी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और नहीं तो फिर डीलिस्टिंग की मांग जो हम कर रहे हैं इसी बेसिस पे कर रहे हैं, ताकि सरना समाज के जो आदिवासी हैं, एसटी लोग जो हैं, सरना एसटी लोग, उन लोगों को उनकी पहचान मिल पाए, उन लोगों को उनका बेनिफिट मिल पाए, उन लोगों को उनका आरक्षण मिल पाए। इंडिगो संकट के बाद सरकार ने इस विमानन कंपनी की विंटर शेड्यूल में 10% उड़ानों को कम कर दिया है। इंडिगो से नया शेड्यूल भी मांगा गया है। इंडिगो को आज शाम 5 बजे तक डीजीसीए को संशोधित जो शेड्यूल है वो जमा करने के लिए कहा गया है, और डीजीसीए ने ये बताया है कि इंडिगो को पिछले सीजन की तुलना में अपने शेड्यूल में 6% की वृद्धि की अनुमति दी गई थी, लेकिन एयरलाइन आवश्यक संख्या में विमान तैनात नहीं कर पाई। इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान 8वें दिन भी जारी रहा और विमानन कंपनी ने मंगलवार को 6 हवाई अड्डों से 422 उड़ानें रद्द कर दी। हालांकि इंडिगो ने मंगलवार को दावा किया कि कंपनी का विमान परिचालन पटरी पर लौट आया है और वह ग्राहकों को रद्द और विलंबित उड़ानों के टिकट का शुल्क लौटाने सहित सभी मुद्दों का समाधान करने में जुटे हुए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन शिकायत कोषांग की समीक्षा बैठक हुई। सभी विभागों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण, बिजली नाली सफाई, आवास योजना और ऑनलाइन आवेदन की कार्रवाई पर जोर दिया गया। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज ने जनता दरबार में नागरिकों की समस्याएं सुनी और भूमाफिया के अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, भूमि सीमांकन और जमीन ठगी जैसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। सभी विभागों को योजनाओं को समय पर पूर्ण करने, अनक्लेम्ड राशि क्लेम, आवारा कुत्तों का टीकाकरण, फसल बीमा, पीएम आवास 2.2 सर्वे और स्वास्थ्य सड़क की परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लोहरदगा भू अर्जन कार्यालय द्वारा NH 143A बाईपास और NH 75 के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। रेतों को कुल 1.19 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया और शिविर 13 दिसंबर तक चलने की सूचना दी गई। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जनता दरबार में पेंशन, राशन, आवास, भूमि विवाद और रोजगार जैसी शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। विशेष मामलों में भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण और पीएम कुसुम योजना में सहयोग शामिल रहा। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में आधार पंजीकरण, नाम सुधार और बायोमेट्रिक त्रुटियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को ग्रामीण और प्रखंड स्तर पर आधार सेवाओं में सुधार और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देवघर में उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा के निर्देश पर अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने जनता दरबार आयोजित किया। भू अर्जन, मुआवजा, बिजली बिल माफी, पेंशन, फसल बीमा व आवास जैसी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य भर में सर्द हवाओं की वजह से पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।
15 दिसंबर तक सवेरे कोहरे के हालात रह सकते हैं। बाद में आसमान के मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। इधर पिछले 36 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य में कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य में लगातार ठंड बढ़ रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे गर्म जिला चाईबासा रहा, जहां का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट देखने को मिल सकती है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरों के साथ होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ठंड को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उन्होंने बताया है कि अनावश्यक लोग घरों से बाहर ना निकले, खास करके बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में एक नंबर जारी किया गया है। 104 नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ डीडी न्यूज झारखंड। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने टी20 श्रृंखला में धमाकेदार शुरुआत की है। कटक में कल खेले गए पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 101 रनों के बड़े अंतर से पराजित किया। हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या जीत के हीरो रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के सम्मान से नवाजा गया। टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई। ये टी20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में कल भारतीय खो-खो महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष 9 से 14 मार्च तक रांची में प्रस्तावित प्रथम कॉमनवेल्थ खो-खो प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के आयोजन में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस खो-खो प्रतियोगिता में 23 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 10 दिसंबर साल 1878 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास की थोरापल्ली में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अपने अद्भुत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वे राजा जी के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। उन्हें आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य माना जाता है। राजगोपालाचारी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, गांधीवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने गांधी जी के कई आंदोलनों में सक्रियता से भाग लिया। वे राजगोपालाचारी ही थे जिन्होंने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। साल 1954 में वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए पहले व्यक्ति थे। 10 दिसंबर साल 1898 को ऐतिहासिक पेरिस संधि हुई। स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने स्पेनिश अमेरिकी युद्ध का समापन करते हुए पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के साम्राज्य के बीच शांति की संधि के नाम से भी जाना जाता है। संधि की शर्तों ने स्पेनिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया। 10 दिसंबर साल 1948 से विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत हुई। साल 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास आरंभ किए। मानव अधिकार का अर्थ उन मूल अधिकारों से है जो सभी को समान रूप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और एक समान व्यवहार की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करते हैं। राजनीतिक सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद विवाद और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके इस दिन को मनाया जाता है। 10 दिसंबर साल 1896 को अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का निधन हुआ। महान रसायन शास्त्री और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट और अन्य अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया।
1900 में मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर नोबेल ने अपने धन से नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने में जहां खान पान का महत्व है, वहीं पाचन तंत्र का भी ठीक रहना जरूरी है। पाचन समस्याएं बेहद आम हैं और कई लोगों को प्रभावित करती हैं। कई मामलों में इनका संबंध मस्तिष्क से हो सकता है। हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंत्र तंत्रिका तंत्र को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। बेहतर स्वास्थ्य गट ब्रेन हेल्थ यानी आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आजकल का जो शोध है वो फोकस कर रहा है गट ब्रेन एक्सिस पे, क्योंकि गट में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जिसको हम बोलते हैं गट माइक्रोबायोम, ये जो पदार्थ पैदा करते हैं स्टमक में, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम हो तो हेल्दी ब्रेन भी रहेगा। और हेल्दी गट माइक्रोबायोम के लिए ये जरूरी है कि हम प्रीबायोटिक्स भी लें और प्रोबायोटिक्स भी लें। भोजन का पाचन कैसा होगा, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी गतिविधियां केवल पाचन तंत्र अकेले तय नहीं करता। इसके लिए मस्तिष्क का सहयोग उपयोगी होता है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जो गट माइक्रोबायोम है ये इम्पोर्टेंट केमिकल्स या रसायन लिबरेट करता है, और ये लिबरेट जो केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पेट की जो खून की नलियां हैं उसके द्वारा जाते हैं ब्रेन को। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से दौरा आ सकता है, जिसकी वजह से लकवा आ सकता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, बिकॉज डिमेंशिया भी केमिकल प्ले है। एस्टाइल कोलिन केमिकल मेमोरी केमिकल है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो एस्टाइल कोलिन को बढ़ाते हैं। तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, मेंटल फंक्शन ऑल्सो। यदि आंत में समस्या हो तो मस्तिष्क को संकेत जाता है, यदि मस्तिष्क परेशान हो तो आंतों में संकेत भेज सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पेट या आंतों की समस्या चिंता, तनाव या अवसाद के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रीबायोटिक्स में आपके मिलेट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है, और प्रोबायोटिक्स में आपकी जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जो नट्स होते हैं मुट्ठी भर रोज खाना, स्पेशली सर्दियों में, जैसे वॉलनट्स, बादाम, पिस्ता और काजू, मुट्ठी भर खाना ये बहुत अच्छा होता है। और फ्रूट्स जो होते हैं वो नियमित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सुचारू तरीके से चला प्रश्नकाल। लोकसभा में चुनाव सुधार पर गृह मंत्री देंगे जवाब। जेपी नड्डा राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा कर करेंगे समापन। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव, जन सरोकार के मुद्दे छाए। रांची को संवारने के लिए हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी की आज होगी बैठक। अधिकारियों को सार्थक और प्रभावी कदम उठाने को कहा। लौटेगा रांची का गौरव। और साइबर अपराध पर राज्य में कसता शिकंजा। जामताड़ा और धनबाद से 8 साइबर अपराधी पकड़ाए। मोबाइल समेत कई चीजें जब्त।